ओके। अभी कोई स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, शो हो रहा है। देखिए, आपका सब्जेक्ट है सीपीसी। अभी लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने आईपीसी पढ़ा था, शायद सभी को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि आईपीसी क्या है। मींस क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए पूरा बेसिक लॉ, आपने आईपीसी में पढ़ा है कि हमारे यहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए किस तरह का लॉ बनाया गया है, किस किस तरह के क्राइम की कैटेगरी क्या होती है, और क्राइम में स्पेसिफिक बताया गया है कि कौन से क्राइम बॉडी से रिलेटेड कौन से हैं। हर एक तरह का क्राइम उसमें डिसाइड बताया गया है कि किस तरह का क्राइम होता है। एक मिनट, हाँ, किसी को रिकॉर्डिंग का डॉट दिख रहा है? मीन्स रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर? नो मैम, नहीं हो रहा है। यस मैम, हो रहा है मैम। मैम यस मैम, हो रहा है। ये तो क्या है? देखिए, आईपीसी में एक प्रोसीजर, नॉर्मल सी एक सारी चीजें बताई गई हैं कि क्राइम क्या होगा, पनिशमेंट क्या होगा, है ना। वो चीजें हमें क्लियर करती हैं कि भाई इस तरह का अगर कोई एक्ट किया जाता है तो वो क्राइम की कैटेगरी में आता है। क्राइम की कैटेगरी में भी हमने यहाँ पर चीजें क्लियर है कि बॉडी के से रिलेटेड कौन से क्राइम होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से होंगे, फिर आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से होंगे, स्टेट के अगेंस्ट क्या होंगे। मीन्स एक स्पेसिफिक पूरा उसमें क्लियरली हमें बता दिया गया है कि इस तरह का अगर क्राइम है तो वो क्राइम की कैटेगरी में जाता है। कि कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ को ब्रेक करता है, जो स्पेसिफिक लॉ बना दिए गए हैं, अगर यहाँ पर उसके अगेंस्ट कोई जाता है तो वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। और अगर क्राइम है तो उसके लिए यहाँ स्पेसिफिक पनिशमेंट भी है ना। मीन्स अगर कोई ऑफेंस होता है तो उसके लिए प्रॉपर सारी डिटेल्स, मीन सारे राइट्स हमारे क्या होंगे, या हमारी बॉडी को अगर कोई अफेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट हमें क्या रेमेडी मिलेगी, ये सारी की सारी चीजें हमारे आईपीसी में हमने देखा। अगर हम बात करें कि आईपीसी में जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, अगर उसके प्रोसीजर की हम बात करें तो उसका प्रोसीजर हम किसमें पढ़ेंगे? सीआरपीसी में, है ना, जो कि अभी आपका सब्जेक्ट भी है। तो यहाँ स्पेसिफिक जो क्राइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो तो आपका आईपीसी और सीआरपीसी में क्लियर होता है। पर अगर हमारे बेसिक राइट्स के अगर हम बात करते हैं, सिविल राइट्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप सभी लोगों ने टॉर्ट्स पढ़ा हुआ है, उसमें आपने देखा है कि कुछ ऐसे राइट्स का वायलेशन होता है जो कि हमारे सिविल राइट्स को वायलेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह के राइट्स का वायलेशन हुआ है, जैसे कि मेरा राइट है कि मैं सड़क पर जाने का सभी का अधिकार है, ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों का ही होगा, नहीं, मेरा खुद का राइट है। या अगर मैंने कोई जमीन ली है या मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उस पर सबसे पहले मेरा अधिकार होगा। तो यहाँ पर इन अधिकारों की सिक्योरिटी क्या हो, है ना। अगर आपके जो सिविल राइट्स है उनकी सिक्योरिटी क्या हो, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। अगर मैंने कोई प्लॉट लिया है, मैं 10 साल तक उस प्लॉट को मैंने जाकर नहीं देखा, वहां पर किसी और ने मकान बना लिया, ठीक, अब यहाँ पर अगर उसने ये कर लिया है तो क्या यहाँ मेरे राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है? डेफिनेटली हुआ है। तो अब जब इस तरह के राइट्स का आपका वायलेशन होता है तो ये आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी है और आपके सिविल राइट्स के अगेंस्ट भी है। इस तरह के अधिकारों के लिए कोई एक प्रोसीजर होना चाहिए। कैसे हम बताएंगे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। अगर किसी और ने उसके ऊपर किसी तरह का कब्जा कर लिया है तो हम उसके लिए एक केस लगाएंगे, है ना, पिटिशन फाइल करेंगे, सिविल सूट लगाएंगे और हम ये प्रूफ करेंगे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू कि भाई देखिए ये हमारी प्रॉपर्टी है और ये इससे रिलेटेड हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, हमारे सिविल राइट्स जो हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इवन रिकवरी, पैसों से रिलेटेड, और इन सारे जो राइट्स हैं इनका एग्जीक्यूशन कैसा हो, इसके लिए प्रोसीजर क्या हो, इन सभी का एक कॉम्बो पैक मान सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसी में हमारे राइट्स भी बता दिए गए हैं कि किस किस तरह की चीजें होती हैं और इसी के साथ प्रोसीजर भी बता दिया गया है।
मतलब सिविल प्रक्रिया संहिता अपने आप में एक संपूर्ण संहिता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अपने आप में एक ऐसा कंप्लीट कोड है जिसमें स्पेसिफिक बताया गया है कि यहाँ इस पार्ट पर तो आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है, जैसे आईपीसी में जब हमने पढ़ा था आपका एक इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट था, याद है किसी को? हेलो, यस मैम। कौन सा पार्ट था इंटरप्रिटेशन वाला? डेफिनेशन। भाई जूम पर अगर लेक्चर होंगे तो इंटरैक्टिव ही होंगे, क्वेश्चंस होंगे और आपको आंसर थोड़ा बहुत आना चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। 1 से लेके 53 तक तो पूरा इंटरप्रिटेशन पार्ट ही है। 53 से फिर हमारा पनिशमेंट स्टार्ट होता है आईपीसी में, है ना? हर एक चीज का डेफिनेशन दिया गया है, इंटरप्रिटेशन किया गया है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसे 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया है। द सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर 1908 is procedural law related to the administration of civil proceeding in India। यहाँ पर स्पेसिफिक सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ के बारे में जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ ये उससे रिलेट करता है। सिविल प्रोसीजर जो आपका है वो स्पेसिफिक सिविल प्रोसीडिंग से ही रिलेट करता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि यहाँ पर पनिशमेंट वाला पार्ट नहीं है, यहाँ पर कंपनसेशन वाला पार्ट है। पनिशमेंट भी एक स्टेज के बाद होगा, मतलब ये प्रोसीजर होगा उसके बाद। जिसका म्यूट नहीं है वो अपना म्यूट कर ले माइक। इसीलिए इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके पास सीपीसी का बुक सभी लोग अपना खरीद लें, समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 2 पार्ट में डिवाइडेड है सिविल प्रोसीजर। सबसे पहला पार्ट है इसमें 158 सेक्शंस का। जैसे कि नॉर्मली हम कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम सेक्शंस को पढ़ते हैं और अभी तक आपने सिर्फ सेक्शन के बारे में पढ़ा है ना? सेक्शन के साथ 158 सेक्शन है सीपीसी में, इसी के साथ सेक्शंस में धाराएं। हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको जहां पर कोई चीज का डाउट हो, समझ में नहीं आए, वो बिल्कुल हाथ उठाकर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं चाहिए कि भाई चीजें समझ नहीं आ रही, क्योंकि सीपीसी अपने आप में थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, 158 सेक्शन से धाराएं पहले भाग में ये बोल सकते हैं हम कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 58 सेक्शन से धाराएं हैं, और सेकंड पार्ट में जो है 51 ऑर्डर्स हैं। उन्हीं ऑर्डर्स को डिटेल में जब डिफाइन किया गया है तो उसे बोला जाता है रूल्स। मतलब यहाँ आप शॉर्ट नोट लिखते जाइए यहाँ पर साथ में, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, देन नीचे डिटेल डालेंगे, सेक्शंस आर 158, ऑर्डर्स 51, और इन्हीं के साथ रूल्स हैं जो ऑर्डर्स को डिटेल में डिफाइन करते हैं। क्लियर? रिपीट करूं मैं? क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। देखिए, जो 158 सेक्शंस हैं वो सेक्शंस एक लॉ बताते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि आईपीसी जब आपने पढ़ा था तो क्या आईपीसी में कहीं पर भी प्रोसीजर बताया गया है क्या कि अगर मर्डर हुआ तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? नो मैम। वहां पर क्या बताया है कि इस तरह का एक्ट, इस इंटेंशन के साथ, इस तरह के एक्सेप्शंस के साथ अगर कोई एक्ट किया गया है तो वो 300 में बता दिया कि भाई वो मर्डर है, 302 में बता दिया कि ये इसका पनिशमेंट होगा। बट प्रोसीजर की यस मैम। सीआरपीसी में, बट यहाँ क्या है, 158 ऑलरेडी हमें डिफाइन कर देता है हर एक चीज को। 158 सेक्शन सीपीसी के हैं, वो क्लियरली स्पेसिफिक हमें पूरा सीपीसी के बारे में डिफाइन कर देते हैं कि हमारे सिविल राइट्स क्या हैं, सिविल का प्रोसीजर क्या होगा, वो हमें 51 ऑर्डर्स बताते हैं कि कोर्ट में सबमिट हुआ है तो वो किस तरह से चलेगा, वो आपके ऑर्डर्स डिटेल में बताते हैं। ऑर्डर्स के साथ उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है रूल्स। मतलब 158 सेक्शंस जो है वो सिर्फ आपको यहाँ पर एक तरह का इंटरप्रिटेशन है कि सिविल प्रोसीजर है क्या, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा या उसका प्रोसीडिंग कैसे होगा, उसके लिए हम ऑर्डर्स को साथ में पढ़ते हैं। इसलिए आपको यहाँ ये समझ के चलना है कि सीपीसी का जब कोई भी पार्ट आप डिस्कस करते हैं तो यहाँ सिर्फ ना तो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे, न अकेले ऑर्डर्स,
से काम होगा, न ही रूल से काम होगा। इसको अजय आप लोग एलएलबी थर्ड सेम वाले प्रॉपर एक सिनॉप्सिस बनाइए, उसमें ऊपर लिखेंगे व्यवहार प्रक्रिया संहिता, सेकंड लिखेंगे 158 धाराएं, 51 Yes, ma'am. ऑर्डर को बोला जाता है आदेश, और ये आदेश और कोड जो ऑर्डर करता है उन दोनों में डिफरेंस है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, उस एप्लीकेशन के फेवर में कोर्ट अगर कोई ऑर्डर करता है तो वो कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर के साथ वो जो उनके अथॉरिटी है या जुरिस्डिक्शन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर जो ऑर्डर्स है वो अपने आप में सीपीसी के ऑर्डर्स है, मतलब आदेश, वो हमारे लिए सीपीसी का हमें प्रोसीजर बताते हैं कि किस तरह से सीपीसी में काम किया जाएगा, ठीक है। और उसी को सपोर्ट करते हैं रूल्स, मतलब नियम। नियम की कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे कि ऑर्डर 21 में 108 रूल्स है, सबसे लेंदी जो है आपकी सीपीसी में, और आदेश 21 के अंदर उसको डिफाइन करने के लिए 108 नियम ही हैं, ठीक है। तो सीपीसी को हम अकेले धाराओं से नहीं पढ़ सकते, अकेले आदेश से नहीं पढ़ सकते, अकेले रूल से नहीं पढ़ सकते। मतलब यहाँ पर इन तीनों की डिपेंडेंसी है, तब जाकर आप पैरेलल ये चीजें चलेंगी, तभी जाकर आप सीपीसी को समझ सकते हो। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। फर्स्ट पार्ट सेक्शन का है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रोसीजर बताया गया है जो ऑर्डर्स में प्लस रूल्स में बताया गया है, ठीक है। Okay, ma'am. मतलब No, ma'am. अब इसमें सबसे खास चीज सिविल प्रोसीजर का फॉर्मेशन कब हुआ, कब से ये एप्लीकेबल हुआ, इसको हाईलाइट कर लीजिए। सिविल जज में ये क्वेश्चंस या किसी भी, अभी आप लोगों को भी यहाँ ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसे हाईलाइट कर लीजिए कि एप्लीकेबल कब हुआ। तो 1 जनवरी 1909 में ये एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। और इसके बाद इसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, 99 में अमेंडमेंट हुआ है, 2000 में हुआ है, 2005 में हुआ है, अलग अलग अमेंडमेंट हुए, बट वो हम डिटेल में और पढ़ेंगे। यहाँ आपको स्पेसिफिक डेट याद रखनी है कि ये एप्लीकेबल कब हुआ है। तो 1 जनवरी 1909 को एप्लीकेबल हुआ है। अब देखिए सबसे खास चीज कि हम सीपीसी को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है सीपीसी को अलग से पढ़ना, क्या आईपीसी सीआरपीसी में ही यहाँ चीजें स्पेसिफिक नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर अब जाकर, क्योंकि हमारे पास हमारा पूरा लीगल सिस्टम डेवलप हो चुका है, हमारे पास हर एक चीज के लिए एक्ट है, प्रॉपर लॉज है, अब यहाँ जरूरी हो जाता है कि उन लॉ को समझा जाए कि वो किस तरह के हैं। कितने एक्ट हैं अभी आप लोग पढ़ चुके हो, शायद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ चुके हो, है ना। एविडेंस शायद नहीं पढ़ा है अभी। सीआरपीसी अभी Yes, आप ma'am. लोग, आईपीसी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। Hmm. आपको पहले तो ये पता होना चाहिए जैसे कि लॉ की डेफिनेशन क्या है, मुझे कोई बोल सकता है आप इतने सारे स्टूडेंट्स, व्हाट इज लॉ? मैम ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए मैम लॉ काम में आता है। लॉ इज अ बंच ऑफ रूल्स। वेरी गुड। अब यहाँ क्लियर किया कि बंच ऑफ रूल्स है, या फिर ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करना, ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना, हमारे राइट्स को सिक्योर करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, क्लियर। अब इतना तो चलो लॉ हमारे लिए करता है, बट अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे राइट्स का वायलेशन हुआ है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या, अभी हम क्या करें, ठीक है। राइट्स का वायलेशन हो गया, देन उसके बाद क्या। तो यहाँ हमें पता कि पहली चीज कि हमारे लिए क्या तो राइट्स है ना, कि हमारे लिए लॉ कौन से हैं, लॉ के साथ फिर हमें वो कौन से राइट्स देते हैं या रेमेडी देते हैं। रेमेडी मतलब उपचार, लिख लेना इसे कि लॉ क्लियर करता है कि भाई आपके ये तो राइट्स हैं और इस तरह की आपके लिए रेमेडी है ना। अधिकार क्या है और उपचार क्या है। अब अधिकार का अगर उल्लंघन हो गया तो फिर आप क्या करोगे, किसके पास जाओगे, तो अब उसके लिए भी तो कोई सिस्टम हो, है ना। मीन्स यहाँ पर लॉ को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सब्सटेंटिव लॉ, मूल कानून जिसे हम बोलते हैं। सेकंड प्रोसीजरल लॉ, प्रक्रियात्मक कानून। मूल कानून जो होंगे या मूल विधि जिसे हम बोलते हैं, तो हमारे लिए मूल विधि कौन सी होगी, डेफिनेटली कौन सी हो सकती है भाई, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, इंडियन पैनल कोड हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या करता है, एक बेसिक लॉ है जो संपत्ति से संबंधित सारी विधियां कैसी होंगी,
क्या प्रोसीजर होगा, उन सब का के बारे में हमें बताना है। ठीक, वो हमारे राइट्स जनरेट करता है। इंडियन पेनल कोड क्या करता है, आपके राइट्स के, अगर आपके राइट्स तो बताता ही है और उसके अगेंस्ट अगर कोई वायलेशन होता है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगा वो भी बताता है। मीन्स यहाँ सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए यहाँ पर इतने सारे अलग अलग एक्ट आपको पढ़ते हैं। आईपीसी आप पढ़ते हैं, क्राइम की डेफिनेशन, पनिशमेंट की डेफिनेशन, दैट्स इट। अब हो गया क्राइम, तो उसके लिए प्रोसीजर में हम जाएंगे सीआरपीसी में। इसी तरह अगर सीपीसी में कहीं कोई रूल ब्रेक होता है, क्योंकि राइट्स तो हमें मिल चुके हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध भी अगर होते हैं तो उसे भी आईपीसी में डिफाइन किया गया है ना। इसी अगर संपत्ति के विरुद्ध होते हैं, इवन आपके रेपुटेशन के अगेंस्ट भी होते हैं, तो उसे कहाँ किया गया है, कोई बता सकता है? रेपुटेशन के अगेंस्ट अगर कोई आपका वायलेशन हुआ है या कोई क्राइम हुआ है तो कहाँ डिफाइन किया गया है? मैम आईपीसी में डिफाइंड किया गया है, मानहानि का केस जो चलता है। वेरी गुड, मानहानि। मतलब आईपीसी अपने आप में मौलिक विधि है, उससे हम बोल सकते हैं कि वो मौलिक विधि है, वो हमारे अधिकारों के बारे में बात करती है, हमारे खिलाफ होने वाले अपराधों के बारे में बात करती है, साथ ही अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो उससे मिलने वाले पनिशमेंट, दंड के बारे में बात करती है। इसी तरह सीपीसी जो है वो यहाँ पर एक आप लोगों को शो हो रहा होगा, एक मैगजीन लिखा हुआ है, यूबी जस्ट इबी रेमेडियम, इसे सब लोग लिख लीजिएगा और नोट्स सभी लोग बनाएंगे। मैं बाद में चेक करूंगी कि आप लोग लिखते जा रहे हैं या नहीं। यहाँ पर पीपीटीज की डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, आपके हैंड रिटन नोट्स भी होने चाहिए, जो कि ड्यूरिंग लेक्चर आप लोग जैसे क्लास में लिखते थे उस तरह से आप लोग अभी भी लिखेंगे। जहां उपचार है वहां अधिकार है, जहां अधिकार है वहां उपचार है। उपचार का मतलब होता है रेमेडी। इस मैगजीन को लिख लीजिएगा सभी लोग। यहाँ आपको बेसिकली डिफरेंस दो चीजों में आना चाहिए, मौलिक विधि कौन सी है, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, और उसी के साथ प्रोसीजरल लॉ क्या है। अगर हमें राइट्स के बारे में बताया गया है और ये भी बताया गया है कि आपके राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो सामने वाले को पनिशमेंट दिया जाएगा या आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, तो उसके लिए कौन सी विधि हो, तो उसके लिए कौन सी विधि होगी, प्रोसीजरल लॉ। मतलब यहाँ सब्सटेंटिव लॉ मौलिक विधि आपके अधिकारों की बात करती है, साथ ही आपके उपचार की बात करती है, पर उसके लिए भी तो प्रोसीजर चाहिए कि क्या सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, मीन्स उसके लिए भी हमें स्पेसिफिक लॉ चाहिए। तो सीपीसी जो है वो आपका मौलिक विधि में न आकर रेमेडियल या प्रोसीजरल लॉ में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी तरह के राइट्स को जनरेट नहीं कर रहा है। राइट्स आपके पास ऑलरेडी हैं जो कि आपके बता दिए गए हैं, हर एक लॉ में अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में मौलिक विधि है, संविदा से संबंधित जितने भी अधिकार हैं आपके, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उनको प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी आपके राइट्स हैं उन्हें प्रॉपर्टी एक्ट सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। अपराध से संबंधित जो है उन्हें आईपीसी करता है। इन सबको यहाँ जो सिविल राइट्स हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए राइट्स आपके सिविल राइट्स हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो उसके लिए प्रोसीजरल लॉ आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगा, सीपीसी में, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी से आपने पैसा लिया हुआ है, चेक बाउंस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर आपने किसी से 5 लाख रुपए लिया है या आपसे किसी ने लिया है वो आपको नहीं देता है, आप क्या करेंगे उसके लिए, कोई बता सकता है मुझे? ये सिविल राइट्स का वायलेशन हुआ है आपका या क्रिमिनल? सिविल मैम, सिविल सिविल मैम। सिविल होगा, उसके लिए हम एक ऑर्डर 7 में सूट फाइल करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ अब जैसे मेरा राइट का वायलेशन हुआ कि भाई मेरा पैसा है, मुझे वापस चाहिए, है ना, सामने वाला नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मेरे मौलिक विधि जो थी जिसने मुझे अधिकार दिए थे उन अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अब उसके लिए मुझे रेमेडी चाहिए, तो वो रेमेडी के लिए मैं कहाँ जाऊंगी, प्रोसीजरल लॉ के पास। यहाँ पर एक प्रोसीजर होगा जो मुझे उसके बदले में या तो कंपनसेशन दिलवाएगा या जो भी रेमेडी होगा वो रेमेडी मिलेगी। मीन्स जहां पर रेमेडी है, यहाँ पर ये जो मैगजीन है
ये मैक्सिमम आपको क्लियर है। जहां उपचार है वहां अधिकार है। अगर हमें कोई अधिकार दिया गया है और उसके वायलेशन होने पर अगर किसी तरह का रेमेडी नहीं है तो यहाँ उस अधिकार का कोई सेंस है क्या? नो मैम। आई डोंट थिंक कि यहाँ मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको ये अधिकार हमने दे दिए हैं, आपको इस तरह के राइट्स दिए गए हैं, बट अगर उनका वायलेशन होता है तो यहाँ मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है, अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने आपको गाड़ी दे दी है, मैंने आपको गाड़ी की चाबी नहीं दी है और मैं आपको बोलूँ कि आप चला लो, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। यहाँ पर अधिकार अगर दिए गए हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए उपचार भी होने चाहिए, क्योंकि चाहे हम कितने भी सिविलाइज्ड हो जाए, हमारे यहाँ पर क्राइम रेशो है, हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे कोई स्टेट से रिलेटेड हो, हर जगह सर्वाइव करने के लिए जरूरी है कि यहाँ रेमेडी हो। अगर किसी भी तरह के राइट्स का वायलेशन होता है तो डेफिनेटली यहाँ उनके पीछे किसी तरह के रेमेडी हो, वो रेमेडी हमें सिविल राइट्स के वायलेशन के लिए कौन दिलाता है? आपका सीपीसी। तो सीपीसी यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हो या किसी भी तरह के सिविल राइट्स के वायलेशन पे अगर आपको किसी भी तरह का रेमेडी चाहिए तो वो उसके लिए हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अवेलेबल है। ठीक है, इसका आज हमने किया है। किसी को जो भी डाउट है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट सीपीसी में? जो आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हुआ है इसमें किसी को कोई भी डाउट है अभी आप पूछ सकते हैं। अर्शित, किरण, शिक्षा, रजत, एंड बी अटेंटिव। नो मैम। जाकर मेरे पास आई थिंक 27 स्टूडेंट्स है केवल। तो कल से आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, क्योंकि एक बार जब शुरू होगा सिविल प्रोसीजर का, मैंने आप लोगों को सभी को सिलेबस भी आई थिंक सभी के पास होगा, अगर नहीं होता है मैं अभी फिर से एक बार शेयर कर दूंगी। आप लोग देखिए सिलेबस बहुत लेंथी है, नई नई चीजें हैं जो शायद पहले कभी नहीं पढ़ने को मिली है, और लेक्चर में जो हम चीजें बारीकी से पढ़ते हैं वो बार बार नहीं होता है। तो इसीलिए सभी लोग अटेंटिव रहेंगे। जिसको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे क्लास का जब लास्ट का 5 मिनट्स होता है उसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग अपना बैर एक्ट लेकर बैठेंगे। बैर एक्ट सभी के पास किसी का होना चाहिए, साथ ही एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए और कॉपी। मैम सेक्शन वाइज स्टार्ट करेंगे या टॉपिक वाइज जैसा सिलेबस में दिया हुआ है? सिलेबस तो वो सेक्शन वाइज ही पढ़ना पड़ेगा दीक्षा। देखिए आपका सिलेबस हम सिलेबस की तरफ नहीं जा सकते, साथ ही टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम उसके साथ ऑर्डर सेक्शन और वो तो मुझे आपको पढ़ाना ही है, अदरवाइज तो पढ़ी नहीं। यस मैम वो ऑर्डर्स और रूल्स तो उसके साथ ही चलेंगे। इसी के साथ चलेंगे। और उसमें कैसा है कि जैसे मान लीजिए कि एक सेक्शन है, उसके साथ एक ऑर्डर है, उसके साथ 10 रूल्स है, तो उसको प्रॉपर समझने के लिए, उसको प्रॉपर पढ़ने के लिए आपके पास सेक्शन हम पढ़ते जाएं, जो ऑर्डर या रूल्स हम पढ़ते जाएं, क्योंकि यहाँ चीजें थोड़ी आपको मैगजीन्स पढ़ने को भी मिलेंगी, केस लॉज भी होंगे और उसके साथ कई सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपका एक बेस बने, देन ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आज का लेक्चर समझ में आया? किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? आफरीना? नो मैम, नो प्रॉब्लम, ऑल क्लियर। है ना? तो बेसिकली आप सभी के पास बुक्स होनी चाहिए और अपना नोटबुक होना चाहिए। मैं किसी भी स्टूडेंट यस मैम। कि आज के लेक्चर के में आपने डिटेल में लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है? यस मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। भी ऑन कर लेना, शक्लें दिखे क्लास की याद आती है हम लोगों को भी।